जय हिंद। आज के वीडियो में आप लोगों को यहाँ पर विज्ञान के वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं और ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास है। देखिए ये जो क्वेश्चंस हैं ये हर साल पूछे जाते हैं और ये जो 10 क्वेश्चंस हैं ये क्या है, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है, तो इनको जरूरी तैयार करके जाना। तो वीडियो को पूरा देखना, बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट वीडियो है और वीडियो के लास्ट में बताऊँगा इसका PDF नोट कहाँ मिलेगा, तो ध्यान से वीडियो को देखना। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि ऊष्मा क्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है, उदाहरण देकर समझाइए। तो देखिए सबसे पहले समझते हैं कि ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया क्या होते हैं। जिन रासायनिक अभिक्रियाओं के उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है वो उसे क्या कहते हैं, यहाँ पर ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पर प्राकृतिक गैस का दहन, इसमें क्या बता रहा है, जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में जो उत्पाद होते हैं, जैसे देखिए यहाँ पर ये यहाँ पर ए और उसके बाद में प्लस यहाँ पर बी है, कोई यहाँ पर ये क्या है अभिकारक है, और ये जो उत्पाद यहाँ पर बनकर निकला है यहाँ पर जो ए बी निकला है, तो क्या होगा, जो ये ए बी निकला है तो क्या होगा, या क्या बता रहा, साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, इसमें ऊष्मा भी उत्पन्न होगी, तो क्या होगा, उसी को हम क्या बोलेंगे यहाँ पर ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया बोलेंगे। जैसे यहाँ पर प्राकृतिक गैस का दहन, जैसे यहाँ पर CH4 ले लिया गया प्लस यहाँ पर ऑक्सीजन ले लिया गया, तो यहाँ पर क्या कार्बन डाइऑक्साइड अलग निकल गए और पानी यहाँ पर अलग निकल गया और ये ऊष्मा अलग जा रही है। तो इतना समझ में बहुत सिंपल सा होता है। उसके बाद में यहाँ पर ऊष्माशोषी अभिक्रिया, जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है उन्हें ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसका अपोजिट हो जाता है। उसमें क्या होता है, इसमें अब जो रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, ऊष्मा को उत्पन्न करती है, इसमें अवशोषित करती है, मतलब अपनी ओर खींचती है। जैसे यहाँ पर N2 ले लिया गया, उसके बाद में ऑक्सीजन ले लिया गया, तो क्या होगा, ये HO बन गया और यहाँ पर माइनस ऊष्मा अंदर जा रही है। तो समझ में आया, बहुत सिंपल सा है। उसके बाद में इतना आप लोग जरूरी तैयार करके जाना, ये एनसीईआरटी सारे क्वेश्चंस हैं। अगला है यहाँ पर प्लास्टर ऑफ पेरिस की आर्द्ररोधी बर्तन में क्यों रखा जाता है। जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है इसको आर्द्ररोधी बर्तन में क्यों रखा जाता है, तो बहुत सिंपल सा। या फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस का जल योजन अभिक्रिया लिखिए, तो बहुत सिंपल सा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को यहाँ पर आर्द्ररोधी बर्तन में इसलिए रखा जाता है क्योंकि यह आर्द्रता नमी जल के संपर्क में आकर बड़ी तीव्रता से जिप्सम में परिवर्तित हो जाता है, जो कि एक बहुत कठोर पदार्थ है। जैसे रासायनिक अभिक्रिया यहाँ पर इसमें क्या है, देखिए जब प्लास्टर ऑफ पेरिस को यहाँ पर आर्द्रता या नमी या जल किसी के संपर्क में आते ही ये क्या हो जाता है, जिप्सम में परिवर्तित हो जाता है और यह एक बहुत ही कठोर पदार्थ होता है। बहुत सिंपल सा होता है। यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया के तौर पर यहाँ पर देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस ये ले लिया गया, CaSO4 0.1/2 H2O प्लस यहाँ पर 1/2 यहाँ पर एक सही 1/2 और यहाँ पर पानी ले लिया गया। उसके बाद में अब क्या किया गया, जब इसकी अभिक्रिया कराई गई पानी के साथ, तो क्या हो गया, ये जिप्सम में परिवर्तित हो गया, मतलब ये कठोर बन गया, एक कठोर पदार्थ बन गया। पानी में या नमी में किसी की जो यहाँ पर आते ही क्या इसके संपर्क में आते ही क्या ये जिप्सम बन जाता है। तो समझ में आया, बहुत सिंपल सी है। उसके बाद में यहाँ पर अगला क्वेश्चन कौन सा है, यहाँ पर अगला कि कापर के दो प्रमुख अयस्कों के नाम लिखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए कापर सल्फाइड और कापर ग्लास, जिसका यहाँ पर सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र होता है यहाँ पर Cu और उसके बाद में 2S, उसके बाद में वह दूसरा कौन है, कापर पायराइड, जिसका सूत्र होता है CuFeS2। ये दोनों आप लोग तैयार कर लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका जो कापर सल्फाइड जो कापर ग्लास भी इसको कहते हैं Cu2S होता है और कापर पायराइड का सूत्र CuFeS2 होता है, ये आप लोग तैयार कर लेना। उसके बाद में अगला है यहाँ पर उसी प्रकार से ऑक्साइड अयस्क जो कौन सा होता है यहाँ पर, जैसे क्यूप्राइट का सूत्र क्या होता है, Cu2O होता है। उसके बाद में क्या है, अगला है क्वेश्चन, ऐसी धातु उदाहरण दीजिए जो कमरे के ताप पर क्या होती हैं, द्रव होती हैं। ये 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसमें ऐसे ही आपको दिए जाएंगे। तो क्या बता रहा, कमरे के ताप पर द्रव होती है, तो क्या होती है, पारा, जिसको हम मरकरी बोलते हैं। उसके बाद में चाकू से आसानी से कट जा सकती है, उसको हम क्या बोलते हैं, सोडियम बोलते हैं। उसके बाद में ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक कौन सी होती है, तो चांदी होती है। विद्युत की या फिर ऊष्मा की चालक सबसे ज़्यादा कौन सी होती है, तो चांदी होती है। उसके बाद में ऊष्मा का कुचालक कौन सी होता है, तो शीशा होता है। शीशे पर जो आप लोग करंट लगाओगे तो उसमें करंट नहीं लगता है, तो क्या होता है, लकड़ी भी होती है, लेकिन सबसे अच्छी जो कुचालक होता है वो क्या होता है, शीशा होता है, लेड होता है। समझ में आया, ये चारों तैयार कर लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
अगला है यहाँ पर योगात्मक अभिक्रिया पर टिप्पणी लिखे। देखिए योगात्मक अभिक्रिया वो अभिक्रियाएं होती हैं जो यहाँ पर पदार्थ में आपस में संयोग करके केवल एक पदार्थ बनाते हैं तथा कोई भी अन्य पदार्थ नहीं बनता, उसी को हम क्या बोलते हैं, योगात्मक अभिक्रिया बोलते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए एथिलीन ले लिया गया प्लस H2 ले लिया गया, सोडियम की यहाँ पर के साथ अभिक्रिया करके 200 से यहाँ पर 300 डिग्री सेल्सियस में यहाँ पर एथेन बन गई। तो देखिए कोई अन्य पदार्थ नहीं, एक ही दो अभिक्रियाओं से मिलकर यहाँ पर दो पदार्थों को मिलकर एक पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, योगात्मक अभिक्रिया बोलते हैं। ये ध्यान रखना। ऐसे कोई आ जाए उदाहरण में तो जो पूछा जाए कि इसमें कौन सी अभिक्रिया है तो योगात्मक होगी, दो यहाँ पर ये यहाँ पर पदार्थ होंगे और एक यहाँ पर अभिक्रिया बन जाएगी, उसी को हम क्या बोल देंगे, यहाँ पर योगात्मक अभिक्रिया बोलेंगे। उसके बाद में यहाँ पर पांचवा क्वेश्चन है कि निम्न में से आईयूपीएसी नाम बताइए। C2H5OH का प्रोपेनल को कहते हैं। उसके बाद में CH3O C2H5 को मेथॉक्सी एथेन कहते हैं। उसके बाद में CH3CH2 COOH को प्रोपेनोइक अम्ल कहते हैं। उसके बाद में CH3 बॉन्ड सिंगल बॉन्ड CO, उसके बाद में फिर सिंगल बॉन्ड CH3 यहाँ पर प्रोपेनोन कहते हैं। ये चारों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ज़्यादा ये पूछी जाती हैं, तो इनको भी आप लोग तैयार कर लेना। अगला यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त के नियम लिखिए। आधुनिक आवर्त के नियम लिखिए, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। यहाँ पर ये इस प्रकार से आप लोग तैयार कर लेना, बहुत सिंपल सा ये 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला यहाँ पर मेंडलीफ का आवर्त नियम क्या है। देखिए ये मैंने जो क्वेश्चंस लिए हैं सारे NCERT क्वेश्चन है, इसलिए आप लोगों को ये कठिन लग रहे होंगे, लेकिन आप लोग इनको जरूरी ही तैयार करके जाना। मेंडलीव का आवर्त नियम क्या है, इनकी व्याख्या कीजिए। तो देखिए इस नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं, अर्थात तत्वों के उनके परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में रखने पर समान गुणों वाले तत्व एक नियमित अंतराल के बाद आते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर मेंडलीव आवर्त का नियम बोलते हैं। तो बहुत सिंपल सा है, इस नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक जो होते हैं, भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु जो भार होते हैं के आवर्ती फलन होते हैं, अर्थात तत्वों को उनके परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में क्या करता है, यहाँ पर बढ़ते क्रम में रखने पर समान गुण यहाँ पर गुणों वाले तत्वों क्या है, तत्व एक समान अंतराल में बाद आते हैं, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, मेंडलीव का आवर्त नियम बोलते हैं। अगला है 8वां, उसी प्रकार से प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक विभिन्न घटकों के नाम लिखिए। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये भी NCERT क्वेश्चन है। तो देखिए प्रकाश संश्लेषण वह उपचायक क्रिया है जिसके द्वारा अकार्बनिक सरल यौगिक जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड को प्रकाशीय ऊर्जा के द्वारा कार्बोहाइड्रेट के रूप में बदल दिया जाता है। प्रकाशीय ऊर्जा के द्वारा पर्णरहित में की उपस्थिति में किया जाता है तथा इनके ऑक्सीजन उत्पाद में के रूप में निकलते हैं। जैसे यहाँ पर उदाहरण के तौर पर कार्बन डाइऑक्साइड पानी ले लिया गया, उसके बाद में यहाँ पर ग्लूकोज निकल गया और पानी अलग और यहाँ पर ऑक्सीजन अलग निकल गई, तो इसी का ये रासायनिक अभिक्रिया थी। अगला यहाँ पर मनुष्य में लार ग्रंथियों की संख्या कितनी होती है, तो यहाँ पर 3 जोड़ी होती है, मतलब 6 होती है। ये आपको ध्यान रखना है, बहुत सिंपल सा है। मनुष्य में लार ग्रंथियों की संख्या कितनी होती है, तो 6 होती है या फिर 3 जोड़ी होती है। उसके बाद में यहाँ पर 10वां क्वेश्चन कौन सा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, विकासीय संबंध स्थापित करने के लिए जीवाश्म का क्या महत्व है। तो देखिए जीवाश्म पुराने जीवों के अवशेष अथवा चिन्ह या सांचे होते हैं। जीवाश्म किसे कहते हैं, मैंने इस पर वीडियो ऑलरेडी बहुत ही अच्छी तरीके से समझा दिया कि जीवाश्म पुराने जो यहाँ पर जीवों के अवशेष होते हैं, जैसे जो अब नहीं है, क्या है, चिन्ह या सांचे होते हैं, उसे जीवाश्मों का अध्ययन का पता चलता है कि अमुक जीव कब पाया जाता है, कब लुप्त हो गया, जीवों के विकास क्रम में पहले जीवों की संरचना कैसी थी, अब बाद में उसके क्या क्या परिवर्तन हो गए, उसी को हम क्या बोलते हैं, विकासीय संबंध यहाँ पर स्थापित करने के लिए जीवाश्म का क्या महत्व है, तो यही होता है। उसके बाद में अगला है 11वां की अवतल दर्पण के मुख्य फोकस दूरी की परिभाषा लिखिए। तो देखिए यहाँ पर अवतल दर्पण का मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु है जहाँ पर मुख्य अक्ष के समांतर किरणें परिवर्तित होने के पश्चात मिलती हैं, अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। तो बहुत सिंपल सा ये 11 क्वेश्चन आप लोग जरूरी तैयार करके जाना, बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट वीडियो था। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, बाकी चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। उसका PDF नोट चाहे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा टेलीग्राम का, वहाँ से ज्वाइन करिए, उसका PDF नोट प्राप्त कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।